जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जो आजकल मैं अपने स्तर पर चला रहा हूं। अनछुए पहलू तो नहीं है, पर हाँ, अनछुए पहलू से अलग भी नहीं है। बहुत सारे मुद्दों की हम बातें करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं और आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि आप तवज्जो देते हैं उन बातों को महत्व देते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा सर मैं आपसे। बहुत सारे दिल के जज्बात हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बतानी हैं, अंदर की और बाहर की, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप और हम बातचीत करना चाहते हैं। तो अपने कमेंट्स भी आप लगातार हमारे पास में भेजें और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जोड़ें भी और शेयर भी करें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे गंभीर विषयों पर आज मैं बात करूंगा। शहर के हालात पर बात करूंगा, शहर की जो परिस्थितियां इन दिनों चल रही हैं उस पर चर्चा करूंगा। दूसरी बात, आज एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई सर जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, और वो बात मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। एक मिनट रुकिए, हाँ, क्योंकि मैं सेल्फी मोड में हूँ तो मैंने जो रिंग है उसको बंद कर दिया, आप तो वो नहीं आएगी। तो बिल्कुल मैं आज बहुत सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा करूँगा, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे बात करूँगा, और आपकी जो बेबाक राय है, आपके जो कमेंट हैं वो भी मुझे मिलने चाहिए और कोशिश करूँगा उनका जवाब दूँ। बाकी जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं वो आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। देखिए, रीट एग्ज़ाम, अब जिस तरह शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा था और राजस्थान की गहलोत सरकार ने कहा था कि साहब ये इतिहास रचेगी ये परीक्षा, तो इतिहास तो रचा है साहब। इतिहास चाहे अव्यवस्थाओं को लेकर के रचा हो, चाहे प्रकरणों को लेकर के रचा हो। पेपर लीक की बात कर लें, जितनी धांधलियाँ, जितनी अव्यवस्थाएं सामने आई हैं उनको लेकर के भी अगर हम बात करें तो इतिहास तो रचा है साहब। इस परीक्षा ने 26 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ तो किया है, और अब धीरे धीरे करके और एक एक सिरा जो है ना, एक एक पोल जो है, एक एक परत जो है, वो अब इसकी खुलती जा रही है। खेमराज जी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग करिए, अभी मॉर्निंग का टाइम नहीं है। पर चलिए, आप सभी का वेलकम है। जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फटाफट शेयर भी करते चलिए और लोगों को जोड़ते भी चलिए। तो रीट का जो मुद्दा है ना सर, अब वो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। आज शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा पूरे जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से। और लेकिन कुल मिलाकर के ये है सर कि अब इसका राजनीतिकरण तो होना ही था। ये तो हमें भी पता था और आप लोगों को भी पता था कि साहब इसका राजनीतिकरण तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सच्चाई है उससे भी हम मुंह नहीं फेर सकते। बच्चों के जिस तरह वीडियो सामने आ रहे हैं, बच्चों की जिस तरह सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत सारे सवाल रीट की एग्ज़ाम पर और सरकार पर खड़े कर रही है। अब जितने भी शिक्षा विद्यार्थियों के संघ हैं, अब वो भी लामबंद होने लगे हैं, वो भी अब एकजुट होने लगे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, वो भी अब विद्यार्थियों के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। शहीद स्मारक पर कल देर रात से वो वहाँ बिल्कुल धरना देकर के बैठे हुए हैं और उनकी मांग ये है कि रीट की ये परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि लगातार धांधलियाँ आ रही हैं सर। इसमें एक दो स्टूडेंटों की बात नहीं है सर। अगर छोटे छोटे मामले होते ना तो शायद कहीं ना कहीं ये दब करके रह जाती, लेकिन जब धांधली इतने बड़े लेवल पर हो और फिर सरकार खुद से छुपाने का प्रयास करे। आप सोचिए, बेरोजगार संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको छोड़ा गया, क्या आवश्यकता थी, क्या पूछा गया था? अच्छा, जैसे वो बाहर निकल करके कह रहे हैं कि साहब मेरा कोई पुराना मामला था, उसकी वजह से मेरे से पूछताछ की गई थी, तो वो क्या अभी ज़रूरी था? बाद में भी हो सकता था। ना आप टाइम देख रहे, ना आप सिचुएशन देख रहे, और लगातार इस मुद्दे को हवा मिलती जा रही है। रीट का ये जो जिन है ना साहब, ये वाकई में इतिहास तो रचेगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ये मानेगी कि ये परीक्षा रद्द हुई है या नहीं हुई है, और
क्या ये परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। ये जो प्रश्न है ना, ये अब सरकार के पाले में है ये गेंद, कि सरकार माने तो सही। एसआई की परीक्षा में भी नहीं माना, नीट की परीक्षा में भी ये कह कर के मना कर दिया गया कि साहब वो तो एक स्टूडेंट का मामला था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ। अब रीट का जो मामला है ना, ये आगे आने वाले समय में और बड़ा रूप लेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हमने आपको पहले भी पूछा था, ये सवाल आज भी सरकार के सामने है कि साहब करोगे क्या। गहलोत जी का अभी एक भी बयान इसको लेकर के सामने नहीं आया है। राज्य के मुखिया होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते उनको कम से कम कुछ तो इस बारे में कहना चाहिए था कि आखिर इसमें चल क्या रहा है और आगे इसमें होने वाला है क्या। पूरा पुलंदा आपने खोल दिया भर्तियों का। पटवार भर्ती परीक्षा भी आने वाली है, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा भी आप लेने वाले हैं, बहुत सारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साहब कि आप अपनी पहली ही एग्ज़ाम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा चुके हैं। पहले इस राबड़ी को तो समेट लीजिए, पहले जो ये रायता फैला है ना, इसको तो समेट लीजिए आप। ये अभी इतनी आसानी से सुलझने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना पैर जमा दिया, अब ये मामला जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली तूल पकड़ेगा। आज शाम को जयपुर में बारिश हुई, उसके बावजूद भी वहां पर अड़े रहे और खड़े रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और उन्होंने सीधी सी एक बात कही है कि ये बच्चों के हित से जुड़ा हुआ मामला है। अगर स्टूडेंट जब तक चाहेंगे, मैं इनके साथ जी जान से लगा हुआ हूँ। रीट की एग्ज़ाम जो है वो रद्द होनी चाहिए, और ना सिर्फ रीट की एग्ज़ाम है बल्कि और जितनी भी परीक्षाएं पहले आयोजित की गई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता सरकार को दिखानी चाहिए, उनके बारे में भी सरकार को जवाब देना चाहिए। आने वाले समय में ये जो रीट का जिन है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर आने वाला है। दिलीप जी कह रहे हैं कि अजय जी अगर आप भी उपेन्द्र यादव की जगह होते तो क्या आप भी धरना स्थल पर जाते या छुपकर एसी में बैठते। अजय जी अगर आप भी, हाँ नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए था। और ये बात आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी कही है कि उपेन्द्र यादव को आना चाहिए और इनको इन छात्रों का नेतृत्व करना चाहिए, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि साहब वो ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो अभी तो देखिए आप, अभी तो इसकी परत दर परत खुल रही है, और वो प्याज के छिलके की तरह जो है ना, ये जो रीट के जो असली चेहरे हैं वो और भी सामने आएंगे। लगातार इसमें गिरफ्तारियां चल भी रही हैं, एसओजी अपना काम कर भी रही है, पुलिस अपना काम कर भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सरगना, मुख्य आरोपी जो है बत्तीलाल, वो अभी भी फरार है। बत्तीलाल की अगर बात करें तो साहब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं उनके साथ उसकी जो फ़ोटो है वो वायरल हो रही है। आज किरोड़ी लाल जी ने खुद कहा कि मुझे नहीं पता उसने कब मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवा ली, मगर वो मेरे साथ भी है, वो कांग्रेस के साथ भी है। आखिर इसके ऊपर हाथ किसका है, मेन जड़ में है कौन, उस तक अभी पहुंचना पड़ेगा। और एसओजी अपना काम कर रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सीबीआई से इसकी जांच की जाए और जो आरोपी हैं वो बिल्कुल सलाखों के पीछे जाने चाहिए। अगर इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है ना सर, तो इसे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे कोई भी सहन नहीं करेगा। फिर ये परीक्षाएं जो है ना, ये मजाक बन करके रह जाएंगी। आप सब जानते हैं किसी टाइम पे राजस्थान का जो एजुकेशन सेक्टर है उसको सबसे टफ माना जाता था। हर जगह से छोटी मोटी खबरें आया करती थी, मगर राजस्थान जो था वो इस मामले में बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कभी कोई मामला नहीं आता था। फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बात ज़रूर है कि इसमें बहुत सारी परतें खुलेंगी, और इसमें जो बड़े, अभी तो ये छोटे छोटे प्यादे हैं, ये जो अभी गिरफ्त में आए हैं ये छोटे प्यादे हैं। असली वजीर है और असली जो शहंशाह है, शायद उनका आना अभी बाकी है इस कहानी में। तो पर्दे के पीछे छुपे हुए किरदार बहुत हैं, और रीट अभी आने वाले दिनों में बहुत गुल खिलाएगी, ये ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा टाइम टेबल घोषित कर दिया सरकार ने, और 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिन ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। अच्छी बात है साहब, बहुत सारे लड़कों को रोज़गार मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बेचारे वो आस लगा करके बैठे हैं, लेकिन
वही बात आ रही है ना कि अब थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो लगा है, तो वो चीज़ है। अब आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, मैं राजस्थान स्तर की जो प्रमुख खबरें वही आपको बताऊंगा। कल से शुरू होगा प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान। ठीक है, पहले से ही पूरी तैयारियां कर रखी थी और गहलोत सरकार बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रसारित भी कर रही थी। मंत्रियों ने, जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया है और सरकार भी और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इसकी तैयारियों को लेकर के पहले से ही सजग है और उसने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन प्रशासन शहरों के साथ साथ प्रशासन गाँव के संग अभियान है, वो भी कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर के थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाए। वो शक के दायरे में इसलिए है साहब, मैं आपको बता देता हूं कि इसको लेकर के और विरोधाभास की स्थिति चल रही है। राजस्व कर्मचारी जो हैं वो 11 सूत्री मांगों को लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं। सरपंच जो हैं वो अपनी लंबित मांगों को लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं कि साहब हम इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे सरकार का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। क्योंकि ग्राम पंचायतों को तो आपको और हमको पता है, हम लगातार ये खबरें दिखा भी रहे हैं कि साहब बार बार लॉलीपॉप दे दिया जाता है, मगर सरपंचों को जो बजट मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए, विकास के जो काम मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करें? सरपंच इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 11,000 जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो भी लामबंद हो चुके हैं और वो भी प्रशासन गाँव के संग अभियान जो है उसका बहिष्कार कर रहे हैं कि साहब इस अभियान में हम बिल्कुल सरकार का सहयोग नहीं करेंगे जब तक हमारी लंबित मांगें नहीं मांगी जाती। तो कुल मिलाकर के प्रशासन गांव के संग जो अभियान है उसको लेकर के ज़रूर अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर ये लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये अभियान सफल होगा कैसे। शहरों में तो चलो ठीक है, स्थानीय प्रशासन ने जितनी व्यवस्थाएं करनी थी, तैयारियां करनी थी, वो कर ली और वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जितने भी दर्शक हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात ज़रूर मैं आपको बताऊंगा सर, जो आपके दिल को बिल्कुल चुभेगी और ऐसी मार्मिक चीज़ है वो जिसने मुझे छुआ है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है इसको। तो ये है और तबादलों की बयार चल रही है, हर डिपार्टमेंट में तबादले हो रहे हैं और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के जो तबादले थे उनको लेकर के पहले जो तारीख थी 15 सितंबर कर दी थी, फिर उसको बढ़ा करके 30 तक कर दिया गया है ताकि थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनके भी तबादले हो सकें। कल उसका अंतिम दिन था, सूचियां बन चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये सूचियां तो बहुत पहले ही बन गई थी। दिखावे के लिए नीतियां बनती हैं कि साहब हमने तबादला नीतियां बना दी हैं, वरना सब विधायकों को टारगेट मिले हुए हैं और ये क्या अंदर टेबल के नीचे से खेल चलता है ये सब जानते हैं, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। स्वीकार करनी पड़ेंगी ये सच्चाइयाँ, ये भी मैं बता दूँ आपको। राजनीतिक स्टंट से हट करके हर चीज़ को गौर से देखना पड़ेगा। हमारे सामने समस्या यही है कि 70 साल से हम वो जैसा बताते आ रहे हैं वैसा हम मानते आ रहे हैं, वो जैसा सुनाते आ रहे हैं वैसा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। तबादलों पे क्या खेल चलता है ये भी सबको पता है। एक बात मुझे बताइए, जब आपने तबादला नीति बना दी और आप ये कह रहे हैं कि साहब ऑनलाइन है आजकल सारा काम, तो फिर विधायकों की डिज़ायर की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? आपको पता है इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है? विधायक सिर्फ ये अनुशंसा कर सकता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी जगह खाली हैं जहां मुझे शिक्षकों की, चिकित्सकों की या किसी और डिपार्टमेंट में कर्मचारी की आवश्यकता है। मगर बड़ी बदकिस्मती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। विधायक ये नहीं बताता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी जगह खाली हैं, बल्कि विधायक ये सेटिंग सबसे पहले करता है कि मुझे किसको तो लाना है और किसको किक मारनी है। बुरा भी लग रहा होगा, कड़वा भी लग रहा होगा, लगने दो, मगर सच यही है। तबादलों के खेल में आज तक यही होता आया है, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ एक विधायक को ये कहने का अधिकार है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस डिपार्टमेंट में कहाँ जगह खाली है ताकि वहाँ व्यक्ति को लगाया जाए।
मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। जगह जो खाली पड़ी हैं उनको तो पड़ी रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है मेरे व्यक्ति कौन कौन हैं, इनको मुझे कहाँ कहाँ फिट करना है। ये हर विधायक करता है, हर शासन में करता है, सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बसपा की हो, सपा की हो, मैंने कोई फ़र्क नहीं पैदा, केंद्र की हो या राज्य की हो। बरसों से यही तो चलता आ रहा है और चल क्या रहा है, यही चलता आ रहा है और वही तबादले की नीति है। भाई साहब, आप मानो मत मानो, स्वीकार करो मत करो, मगर सारा खेल सेटिंग से चलता है। बिल्कुल ये कड़वा सच है और इसे बदलने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो थर्ड ग्रेड जो शिक्षक हैं वो भी अब इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि साहब जल्द से जल्द लिस्ट जारी कर दी जाए। आपकी जो लास्ट डेट है वो भी निकल गई। आपको मैं बता दूं कि आबकारी विभाग में भी आज तबादले हुए हैं, तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं, नर्सेज के तबादले किए गए हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी तबादले किए गए हैं। तो तबादलों का जो मामला है वो तो लगातार चल रहा है, बहुत सारी उठापटक हुई भी है। गंगापुर सिटी में भी प्रशासनिक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है साहब। 2 दिन पहले हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हैं हिमांशु जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनको ATS जयपुर लगा दिया गया। आज देर रात जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें जो हमारे तहसीलदार है ज्ञानचंद जी जैमन, उनका ट्रांसफ़र भरतपुर कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही खबर दे दी थी, उदयपुर थाना प्रभारी जो हैं गंभीर सिंह जी, वो अपने गृह जिले भरतपुर में चले गए हैं, उनकी जगह अब शैतान सिंह जी को लगा दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी धनराज जी थे, उनको अब यहाँ से हटा करके और अब उनकी जगह चौथका बरवाड़ा से जो थाना अधिकारी हैं करण सिंह जी, उनको अब गंगापुर सिटी का थाना अधिकारी बना दिया गया है। तो उठापटक यहाँ भी हुई है, बड़े लेवल पर हुई है। तो ये जो उठापटक है ये लगातार चल रही है और प्रशासन गांव के संग अभियान जो है उसमें थोड़ी सी परेशानी इसलिए भी आ सकती है कि देखिए अब 2 तारीख यानी कल से ये अभियान शुरू होने वाला है गाँवों में। तो तहसीलदार जब स्थानीय हो या जो लंबे टाइम से लगे हों तो उनको थोड़ा सा पता रहता है राजस्व ग्रामों का, और जब उसमें आप अचानक परिवर्तन कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पर चलिए देखते हैं। तो ये खेल चल रहा है राज्य स्तर पर, ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। और अब बात करते हैं हमारे शहर की, गंगापुर सिटी की। और हाँ, जो बड़ा मुद्दा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूँ तो तबादलों की बयार यहाँ भी चल रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें फेरबदल हुआ है, बहुत सारे कांस्टेबलों में भी जो हैं वो बदले गए हैं। ये मैं आपको बता दूं, SP जो है राजेश सिंह जी, उन्होंने अपने लेवल पर जो ज़िले का जो पुलिस महकमा है उसमें भी बड़े लेवल पर तबादले किए हैं। बहुत सारे जो कांस्टेबल हैं, पुलिस एंड कांस्टेबल हैं, वो यहाँ वहाँ आए गए हैं, उनका स्थान परिवर्तित किया गया है। अच्छा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे है ना, बहुत कम लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसीलिए मैंने अनछुए पहलू बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोगों ने शेयरिंग बहुत कम कर दी थी। मुझे चाहिए आप लोगों का साथ, आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और ख़बरें दूर तक पहुंचती है और उनका इम्पैक्ट भी होता है। अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। तो शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। चलिए अब बात करते हैं, आज एक लाइव आपको इब्रार जी ने दिखाया था लोकल ट्रेनों के शुरू होने का, है ना। गंगापुर सिटी से कोटा मथुरा है, आगरा फोर्ट है, वो ट्रेन अब चालू हो चुकी हैं। उसमें कुछ दर्शकों ने कमेंट्स भी करे थे कि सर वही रिजर्वेशन वाला रूल रहेगा या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, कोविड से पहले जो ट्रेंड था वही ट्रेंड रहेगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे लोकल ट्रेन जो है वो अब पटरी पर पहले की तरह ही आएंगी, वैसा ही किराया है, टाइम ज़रूर परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वो जो रिजर्वेशन वाला झंझट था या एक दिन पहले आप टिकट बुक करवाइए, वो झंझट अब ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। आप ऑन स्पॉट टिकट लीजिए और यात्रा करिए। तो लोकल ट्रेन जो है वो धीरे धीरे अब शुरू कर दी गई हैं रेलवे के द्वारा आज 1 तारीख से, ठीक है। इसके बारे में हालांकि मैंने जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया था, लेकिन जो SS हैं, स्टेशन जो अधीक्षक हैं, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। और फिर जो TI हैं, यातायात प्रभारी है रेलवे के, मंगल जी, उनको भी मैंने कॉल मिलाया था, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। वरना मैं और भी आपको सटीक जानकारी इस बारे में ज़रूर देता, तो लेकिन अब भी मैं दूंगा। तो कल मैं कोशिश करूंगा स्टेशन जा कर के और वहाँ से लाइव मैं आपको दिखा पाऊँ और कोई वाइट वहाँ से जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी आप तक पहुँचा पाऊँ। चलिए, एक और खबर गंगापुर से आई थी। दूध की डेयरी के पास में आज सुबह करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। कासगंज उत्तर प्रदेश का ये व्यक्ति रहने वाला था। सौरभ, 35 साल इसकी उम्र थी। और ये यहाँ इंटरलॉकिंग जो टाइल्स बनती हैं
उसका काम करता था और शौच जाने के बाद में जब इसने कूलर के हाथ लगाया तो ये करंट की चपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना दे दी गई और पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ये एक दुखद खबर ज़रूर आज शहर से आई। रीट आरोपियों की आज पेशी हुई, क्योंकि गंगापुर का नाम तो रोशन करा ना इन्होंने। सबसे पहले तो नाम गंगापुर का ही आया इस मामले में साहब। कांस्टेबल भी अंदर गए, उनकी पत्नियां भी अंदर गई साहब, है ना, क्योंकि ये तो खेल था साहब। नीचे से ऊपर तक पूरा चेन सिस्टम था, किस किस को पेपर दिए, पेपर कहाँ से आए, सारा एक बड़ा खेल था। तो उनकी आज पेशी हुई है और उन पेशी में 2 जो व्यक्ति हैं उनको तो पुलिस रिमांड पर भेजा गया और बाकी 6 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी है, मुख्य किरदार है बत्तीलाल, वो अभी फरार है। वो जब शिकंजे में आ जाएगा ना तब पता चलेगा कि उसके पास पेपर कहाँ से आया था। बत्ती ने संजय को दिया, संजय ने यदवीर को दिया, यदवीर ने अपने और साथी को दिया, उन्होंने अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, सबको दिया। लेकिन क्या करें साहब, पुलिस भी मुस्तैद थी और नज़र तो पूरी थी, तो आखिर में धर लिए गए सब। लेकिन जो अभी असली जो है ना वज़ीर, वो सामने आना बाकी है, अभी असली किरदार आना बाकी है। पोल तो खिले और ये जितने भी हैं ना, ये सिर्फ सस्पेंड नहीं हो, अब बर्खास्त करो इनको। हाँ, ये कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं साहब, ये प्रशासन के नाम पर और नौकरी के नाम पर कलंक हैं ये लोग, तो इनको तो बर्खास्त कर देना, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, और कल 9 बजे एबीवीपी द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा रीट की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के एसडीएम कोर्ट के सामने गंगापुर सिटी में। और साथ ही साथ में भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी इसका समर्थन करेगी और वो भी एसडीएम कार्यालय के सामने कल प्रदर्शन करेंगी। प्रमुख मांगे हैं उनकी, इसको रद्द किया जाए, जो दोषी हैं उनको अंदर किया जाए, इसके अलावा इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। तो इसको लेकर के आज जिला मुख्यालय का जो भाजपा कार्यालय है वहाँ पर मीटिंग भी आयोजित की गई थी और आगे की रणनीति बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर के सरकार पर सीधी सीधी उंगलियां उठ रही हैं साहब। और मैं तो एक बार फिर यही कहूँगा, वास्तव में ये जो एग्ज़ाम है ना रीट की, ये इतिहास है साहब। 26 लाख परीक्षार्थियों ने एक साथ एग्ज़ाम दी थी साहब। वाकई में राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्याज की तरह छिलके उसके बाद में निकलें। अब ये जो है ना, ये आंसू लाएंगे आंखों में मौजूदा सरकार के। चलिए, ये बात है। चोरियों का सिलसिला गंगापुर सिटी में जारी है, इसमें कोई कमी नहीं आई है साहब। मोटरसाइकिल चोरियां लगातार हो रही हैं। आज पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के घर के सामने से ही मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बताइए आप, उनसे मिलने आया था कोई व्यक्ति और मुलाकात के बाद में जब उसने बाहर निकल करके देखा तो मोटरसाइकिल गायब। ये सिलसिला थम नहीं रहा। अब थमे कैसे? समस्या तो ये है कि बरसों से कहते आ रहे हैं, मगर जो सीसीटीवी कैमरे चौराहों पर लगे वो तो साहब अब कहने क्या, वो तो विकास की काम के अंतर्गत नहीं आते, वो ही नहीं सुधर पा रहे, है ना। तो चोरियां पकड़ी कैसे जाएं? आज मैंने एक लाइव आपको दिखाया था ना यातायात व्यवस्था को लेकर के। प्रभारी कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ 4 कांस्टेबल हैं, यातायात के 4 कर्मचारी हैं जो पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आपको याद है जो आए थे भरतपुर रेंज के आईजी साहब खमेसरा जी, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, सीएलजी की मीटिंग ली थी और क्या कहा था, कम से कम 16 से ज़्यादा यातायात कर्मी अब गंगापुर सिटी में लगा दिए गए हैं। एक बात। दूसरी बात, अभय कमांडो बिल्कुल लगा दी गई है। महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक स्कूटी पर 2 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति कर दी गई है। आता है क्या आपको कहीं ऐसा नज़र? देखो, आ रहा है तो लिखो, मुझे तो नहीं आया। मुझे अभय कमांडो का काम नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। चोरियां नहीं रुक रही, लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है, कहीं नहीं रुक रही, उपद्रव कहीं नहीं रुक रहा। ठीक है, अभी की अगर मैं आपका बात करूं तो जहां से मैं लाइव कर रहा हूं नेहरू गार्डन से, एक भाई साहब ने आकर के यहाँ पिकअप लगा दी, हमसे अकड़ने के लिए बाउंड्री फलांग करके अंदर आ गया। एल्कोहलिक था वो, शराब पी रखी थी और पुलिस थाने के सामने आकर के वो चिल्ला रहा था और पुलिसकर्मी वहां बैठ कर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। आखिर में मजबूर होकर के, मैं इतना अग्रेसिव होता नहीं हूं सर, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना तो फिर अग्रेशन आता है सर। वहां जाकर के वो हाथ जोड़ने लग गया, पैरों में पड़ने लग गया और यहां 2 घंटे तक वो नाटक करता रहा। कौन है आप, कितनी बड़ी तोप हैं आप, क्या कर लोगे आप मेरा, और वहां जाके वो सिलेंडर हो गया।
ये कंडीशन है, ये हालात हैं हमारे शहर की। अब क्या करें, कहें तो किससे कहें बताइए आप। 4 यातायात कर्मी पूरे शहर की यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं, संभल सकती है क्या? तो फिर आपके वादे और इरादे, इनका क्या हुआ साहब? प्लानिंग तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी, एक वो नंबर और जारी करा था, टाइम बे टाइम पे आप कभी भी फ़ोन करें, कई चीज़ें हैं यार। अब ये मन को कचोटती तो हैं सर, करें ना आप। अगर आप धरातल पे कुछ भी करेंगे तो लोगों को नज़र आएगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो भी तो दिखेगा ना, वो चीज़ है साहब। तो कुल मिलाकर के ये होगा, चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है, यातायात व्यवस्था शहर की पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से फेल है। बाहरी वाहनों का प्रवेश बिल्कुल बिंदास तरीके से होता है, व्यापारी अपनी मनमानी करने से रुक नहीं रहे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये जो व्यापारी है ना, CLG मीटिंग में आते हैं, इनके जो अध्यक्ष आते हैं, साहब हम CCTV कैमरे भी लगवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, कोई सुधार नहीं हुआ सर, कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, गंगापुर सिटी के मुख्य बाज़ारों में अभी भी ट्रांसपोर्ट का सामान पूरे दिन में आता है, ठेलियों से आता है, और उसकी वजह से पूरे शहर का रास्ता जाम हो जाता है। इन लोगों ने अभी भी बंद नहीं किया। सीमेंट के बड़े बड़े ट्रॉले हों, खाद के बड़े बड़े ट्रॉले हों, कोई भी सामान हो, बेबाक तरीके से यहाँ आता है। यातायात कर्मियों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ट्रक पर जुर्माना लगाया हो। नोटिस दे दिए जाते हैं, कार्रवाई करते हैं साहब। कार्रवाई करेगा कौन सर? पौने पौने 4 लोग तो आप सपत्ते हैं, तो फिर करेगा कौन कार्रवाई? 4 लोग इस पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को संभालेंगे कैसे? ये भी तो यक्ष प्रश्न है। प्रैक्टिकली बातें करें, डिप्लोमेटिक बातें ना करें कि साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, नोटिस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नोटिस तो हमारे शिवरतन जी भी देते हैं, नगर परिषद में कर्मचारी जो लापरवाही करते हैं ना, उनको नोटिस तो वो भी देते हैं। पर हुआ क्या उन नोटिसों का? नोटिस तो हमने 50 बार LNT वालों को भी दे दिया, नोटिस तो हमने 50 बार PHED वालों को भी दे दिया, मगर शहर के बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं साहब जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। और अभी तो ये स्थिति और ख़राब होने वाली है, ये भी बता दूं मैं आपको। सच्चाई कुछ और है और हकीकत और जो दिखता है ना वो कुछ और है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको। इंटेक वेल पर कितनी मोटरें लगी हुई हैं, इंटेक वेल से कितनी मोटरें खराब पड़ी हैं, किसी को कोई पता नहीं है, कोई सोचने वाला समझने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि चल रहा है वैसे ही चल रहा है, वैसे ही सरकारें चल रही हैं। सोचा था कोरोना के बाद में ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पर आएगी, अब एक और बात आ गई कि साहब आतिशबाजियों पर रोक है जनवरी तक। काम तो सारे हो रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, ट्रेनें भी वापस चालू हो गई, स्कूल भी चालू हो गए, आतिशबाजियों पर रोक है। लेकिन वैक्सीनेशन भी तो अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तादाद में वैक्सीनेशन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। मैंने भी कल अपनी 2nd डोज लगवा ली, लोग लगवा रहे हैं, ठीक है। तो वो बात है। एक और चीज़ मेरे सामने आई है जो बड़ा मुद्दा है, और PWD के जो अधिकारी हैं उनके लिए ये खबर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उनके कान में ये भनक पहुंचेगी। पीलोदा से और सोप को जाने वाला जो सड़क मार्ग है उसका हाल ही में निर्माण किया गया है साहब। वो रास्ता इतना छोटा है, सिंगल रोड वो बनाया गया है, किनारों पर कोई साइड नहीं है ताकि साधन बच सके, और लगातार वहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि जो सड़क आपने स्वीकृत करी है तो अधिकारियों में इतना कॉमन सेंस नहीं है कि हमने साइड बनाई है या नहीं बनाई है, और आखिर में साधन बचेंगे तो बचेंगे कैसे। पूरी तरीके से वो सिंगल रूट है जो पीलोदा से सोप के लिए निकला है। वहाँ से कुछ दर्शकों ने मेरे पास में परसों फ़ोटो भेजी थी, वहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी जिसमें एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुई है। कि साहब बचने के लिए जगह ही नहीं है। सड़क RCC की बनी हुई है, उसकी ऊंचाई इतनी है कि आप किसी साधन को नीचे नहीं उतार सकते, और अगर आपने उतार लिया तो वो पलटेगा। इस सड़क को स्वीकृत करने के बाद में क्या किसी भी अधिकारी ने वहाँ जाकर के निरीक्षण नहीं किया कि साहब इसमें साइड कैसे बनाएं हम ताकि साधन बच सकें। इसी तरह पीलोदा गांव से लेकर के पीलोदा स्टेशन के लिए नई सड़क बनाई है,
क्या सड़क बनाई है साहब ठेकेदार ने, बड़ी शानदार। मोटरसाइकिल की चाबी से खोदोगे ना तो खुद जाएगी वो सड़क। मोटरसाइकिल की चाबी से खोदोगे तो वो सड़क खुद जाएगी। भेजिए मेरे पास, दर्शकों ने वहाँ से रिपोर्ट, बिल्कुल फ़ोटो आए हैं हमारे पास में। पीडब्ल्यूडी के जो एक्सियन महोदय हैं, जो अधिकारी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ भ्रष्टाचार को भी इतनी चरम सीमा पर मत पहुंचाओ कि जनता त्राही त्राही करती रहे, सब कुछ आंखों के सामने दिखता रहे, मगर आपके कानों पर जूं तक ना रहेंगे। किस कंपनी को आपने ठेका दिया, क्या आपकी टर्म एंड कंडीशन थी, कम से कम जा करके एक बार देख तो लेते कि आपने ठेकेदार को पैसा दिया कि नहीं दिया, उस सड़क को किस तरह आप अप्रूव करेंगे, ये ज़रूर आप वहाँ जा करके एक बार देख लेना। मैं बात कर रहा हूँ पीलौदा से पीलौदा स्टेशन के लिए जाने वाली सड़क की। बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है साहब, और वो सड़क 4 दिन नहीं चलने वाली, 4 दिन। कागज़ों में जिसके लिए आपने करोड़ों का बजट उठा लिया ना, वो सड़क 4 दिन नहीं चलने वाली है। मोटरसाइकिल की चाबी से खोद करके दर्शकों ने उसको देखा है, उसका वीडियो मेरे पास भेजा है। घटिया तरीके से उस सड़क का निर्माण किया गया है, जरूर देखना आप उसको। पानी की मारामारी मैं बता रहा हूँ, कई वार्डों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, और आने वाले दिनों में पानी की और भी बड़ी समस्या से शहरवासियों को जूझना पड़ेगा। सवाल आपको करने पड़ेंगे अधिकारियों से, बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ। और शाश्वत सत्य है कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करेगी गंगापुर सिटी में। फिर वो चाहे चंबल हो, चाहे कोई बनास हो, मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता ज़रूर है कि लापरवाही चल रही है। और बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें महीने हो गए पानी आए हुए। हमारे एरिया में तो बढ़िया आ रहा है सब, ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं। वार्ड नंबर 36 के लोगों ने मुझे कॉल किया था, पानी नहीं आ रहा साहब। कहाँ गया चंबल का पानी, कहाँ गई करोड़ों की आपकी परियोजना, कहाँ गए आपके फिल्टर प्लांट, कहाँ गया आपका इंटेक वेल? लोगों को तो पानी नहीं मिल रहा। और फिर कह रहे थे साहब पूरी तरीके से जो है ना, वो अब पानी की समस्या से तो कम से कम शहर के लोगों को निजात मिल जाएगी। देखिए पवन जी फिर कह रहे हैं वही सलेमपुर वाला एक मामला, रास्ता बहुत ख़राब है, रोज़ बच्चे गिर रहे हैं, अध्यापक गिर रहे हैं, गांव का मुख्य रास्ता है। आपको पता है ये लोग कौन हैं? ये वो हैं जिन्होंने जानबूझ करके रास्तों पर अतिक्रमण कर रखा है, या रास्तों पर नाले निकाल रखे हैं, पानी निकाल रखा है, और रास्तों को बिल्कुल डैमेज कर रखा है। आप क्या समझते हैं लोग शिकायत नहीं करते, लोग ज्ञापन नहीं देते? सब काम करते हैं सर। चप्पलें टूट गई लोगों की, बेचारों की, शिकायतें करते करते। सुनने वाला तो हो कोई, जाकर के देखने वाला तो हो कोई। सरपंच हैं, वो आराम से सरपंच बन करके बैठ गए, और वो तो साफ कहते हैं साहब हम कौन कौन सी बुराई मोल लें। तो फिर क्यों बने थे सरपंच, क्यों बने थे सरपंच? और जब सरपंच बने हो ना, तो बुराई और अच्छाई की बात नहीं है, वो काम करो जो आपके ग्राम पंचायत के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, लोगों के लिए हो, आमजन के लिए हो। वरना आपको नहीं आना चाहिए था इस राजनीति में, नहीं बनना चाहिए था आपको सरपंच। और इस बार तो जो सरपंच बने ना, वो भी मूड पकड़ के रो रहे हैं, क्योंकि कुछ मिला नहीं उनको, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना वाला सूल है, तो वो वैसे ही पछता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे गांवों के मुद्दे हैं सर ये। आवारा गौवंश लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है गंगापुर सिटी शहर में। आवारा गौवंश लगातार गायें चोटिल हो रही हैं। हम नगर परिषद को सूचना दे देते हैं, शिवरतन जी तुरंत एक्शन लेते हैं, बेचारे अपनी टीम को भी भेजते हैं, डॉक्टर भी भेजते हैं, उनको साहब गौशालाओं में पहुंचाया भी जाता है। मगर इनका स्थायी समाधान तो करो साहब, करोड़ों का बजट आता है गौशालाओं के नाम पर। रोज एक्सीडेंट होते हैं सर, मच्छरों की वजह से, कीड़े मकोड़ों की वजह से। ये सारा गौवंश जो है ना, वो सड़कों पर आकर के बैठ जाता है। रोड लाइट की व्यवस्था तो आप जानते ही हैं, कहीं है कहीं नहीं है, लोग भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और ये जो गौवंश है ना, ये भी चोटिल हो रहा है हर रोज। इनका स्थायी समाधान करो सर। नगर परिषद से मेरी रिक्वेस्ट है, खूब बजट भी मिलता है आपको, ये आपके प्लान में भी हैं, ये योजनाओं में भी हैं, तो करो क्यों नहीं इनका समाधान कुछ आप? किसको फोन करें, किससे कहें, हम बताओ आप।
रोज़ हमारे पास में लोग फिर फ़ोन कर देते हैं, अजय जी यहाँ अभी मेरे पास में फ़ोन आया था बाईपास से, साहब कोई बस वाला था जो तेज़ रफ्तार में एक गाय को टक्कर मार के चला गया, उसका पूरा पैर टूट गया साहब। एक मैंने सभापति महोदय को भी कॉल मिलाया था और जो हमारे गौ प्रेमी हैं गोविंद जी, उनको भी कॉल मिलाया था, हालांकि दोनों का ही कॉल नहीं मिल पाया। तो ये कंडीशन है, इनका स्थायी समाधान होना बहुत ज़रूरी है। नशे का कारोबार लगातार शहर में बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से अपराध भी बढ़ रहा है और इसी की वजह से चोरियां भी बढ़ रही हैं। ये कंडीशन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती सर। इक्के दुक्के लोग कभी पकड़ में आ जाते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम स्मैक के साथ में उनको दिखा दिया जाता है और पुलिस भाई लूट लेती है। बाकी जो इनके मुख्य मुखिया हैं ना, वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। मुख्य सरगना पकड़ में ही नहीं आते। ये कारोबार चल कैसे रहा है, फल फूल कैसे रहा है और क्या इसको लेकर के कदम उठाए जा सकते हैं। आज एक समाज सेवी हैं जाकिर जी, उन्होंने मुझे कॉल किया, काफ़ी देर मेरी उनसे बात हुई है और मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को। उन्होंने कहा कि साहब हमने एक टीम बनाई है जो युवाओं को इस और जागरूक कर रही है। हम अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, नशे से दूर रहो और अगर कहीं इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो आप सूचना दें हमको, हम पुलिस को बताएंगे, हम युवाओं को सुधारेंगे। महिलाओं से भी अपील की जा रही है क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसी गलत नशे की गिरफ्त में तो वो नहीं है। तो मुझे उनका सुझाव भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि साहब मस्जिद से भी हम इस बात को माइक पर अनाउंस करते हैं और युवा पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि नहीं, नशे से दूर रहो, इसकी तरफ मुखातिब मत होइए आप। तो जाकिर सर से मैंने भी ये कहा कि सर प्लीज़ जहाँ भी मेरी आपको आवश्यकता पड़े मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा, लेकिन ये मुहिम अच्छी है आपकी, लोगों को जागरूक किया जाए, समाज को जागरूक किया जाए, अपने लोगों को ये बात बताई जाए कि जितना हो सके इससे दूर भी रहें। और दूसरी बात, अगर कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको साफ करने का, उनको दूर करने का ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, हमारी भी बनती है। अब उनका भरोसा भी पुलिस प्रशासन पे इसलिए नहीं है कि साहब हम तो कई बार शिकायत कर चुके हैं, बता भी देते हैं, मगर कोई कार्रवाई होती नहीं है साहब, इसलिए उनको भरोसा नहीं होता इन चीज़ों पर। तो ये एक बात है। अब बात करता हूं मैं असली मुद्दे की, जिसने मुझे बहुत द्रवित किया सर, और पूरी जब मैंने उसकी डिटेल निकाली ना सर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बताइए, हम 70 साल आज़ादी के, 75 साल आज़ादी के हो गए, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को हम अपने आप को कहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से जब इस तरह की खबरें आती है ना हमारे पास, तो हमारा दिल दुखता है सर। एक ग्राम पंचायत है पिलवा नदी, मलारना डूंगर के पास में है पिलवा नदी। पिलवा नदी से कई खबरें भी हमने आपको बताई हैं। आपको याद होगा बजरी माफियाओं का भी मामला वहाँ चलता है, लेकिन वहाँ 2 परिवारों के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ऐसी चल रही है साहब बहुत लंबे टाइम से कि उसका पूरा दर्द और उसकी पूरी सज़ा इस ग्राम पंचायत को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल इस पूरी ग्राम पंचायत को झेलनी पड़ रही है उस परिवार की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को। वहाँ के एक युवा हैं और वो हरिजन परिवार से आते हैं। आप गौर करना मेरी इस बात पर कि उस पूरे ग्राम पंचायत में केवल वो एक ही घर है हरिजनों का, और जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, जिस युवा ने मुझे फ़ोन किया, उनका नाम है संतोष कुमार। MA BEd है, पॉलिटिकल से MA किया, BEd किया, रीट की एग्ज़ाम अभी दे करके आए हैं वो। और आज लगभग उन्होंने मुझसे आध पौन घंटे बात की और एक युवा मन का आक्रोश था, उनका एक दर्द था जो उन्होंने आज मुझे बताया कि सर मैंने अपनी 4 बहनों को पढ़ाया है, अच्छी एजुकेशन मैंने उनको दी है, और इस ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार हमारा है, जबकि हमारा एक इकलौता घर है हरिजन समाज का। लेकिन इस ग्राम पंचायत में इन परिवार, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, हमने भी वो खबर चलाई थी कि एक जो मुस्लिम परिवार था उसके एक युवा का लाठियों से पीट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7-8 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वो घटनाक्रम चला
और ये घटनाक्रम आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। और उन परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई की सज़ा पूरी ग्राम पंचायत को झेलनी पड़ रही है। और संतोष जी ने मुझे एक बड़ी ज़ोरदार बात और बताई सर, बड़ी दर्द भरी बात, कि सर इसी ग्राम पंचायत का आधा हिस्सा ऐसा है जिसमें पिछले 6 महीने से लाइट नहीं आ रही है, और 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जो अभी भी अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता है क्यों? वो इसलिए कि वही लड़ाई, एक परिवार उस आधे हिस्से में रहता है, दूसरा परिवार उस आधे हिस्से में रहता है। क्या हमारा प्रशासन इतना फेल हो गया? क्या हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर हो गया? क्या हमारी सरकारें इतनी लाचार हो गईं कि आज उस हरिजन परिवार की बेटी को पढ़ने के लिए माहौल नहीं मिल पा रहा है? 10th क्लास में हुई है वो प्रमोट होकर के, और उसके भाई जो हैं वो उसको पढ़ाना चाहते हैं, वो लड़की पढ़ना चाहती है, मगर गांव का माहौल इतना गंदा है कि साहब घर से बाहर भेजें तो कैसे भेजें? दहशत की ज़िंदगी गुजार रहा है वो पूरा गांव पीलवा नदी। अगर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, और जितने भी दर्शक हैं, मैं ये कहना चाहूँगा सर प्लीज़ पूरी खबर को आप लाइव करें ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जहाँ से मैंने पीलवा नदी वाला टॉपिक शुरू किया है इसे हर व्यक्ति तक, हर प्रशासनिक अधिकारी तक ज़रूर पहुँचाएं कि आखिर उन 2 लोगों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में इस पूरे गांव का क्या दोष था। पूरा गांव दहशत की ज़िंदगी जी रहा है, उस गांव के सारे विकास के रास्ते बंद हो चुके हैं, उस गांव के आधे हिस्से में 6 महीने से लाइट बंद है, लाइनमैन को काम नहीं करने दिया जाता, जबकि कलेक्टर साहब ने तक आदेश दे दिए कि साहब वहाँ जाकर के ट्रांसफार्मर रख दो, मगर वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखने दिया गया। बताइए आप, क्या कोई गांव ऐसा हो सकता है? आज़ादी के 75 साल बाद में लोकतंत्र की दुहाई हम देते हैं, संविधान की दुहाई हम देते हैं, मगर एक ऐसा गांव जो दहशत की ज़िंदगी जी रहा है। बोले साहब दुकानों के तो दर्शन किए हुए बहुत टाइम हो गया, लोग जब निकलते हैं ना तो उस डर के साए में निकलते हैं, पता नहीं हमारे साथ कौन सी घटना घट जाए, क्योंकि 2 परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई वहाँ चल रही है। इससे क्या हासिल होगा किसी को? संतोष जी आपको लाइव ज़रूर लूँगा, मैं ज़रूर लूँगा, और ये आपसे वादा भी करता हूँ कि मैं पीलवा गांव में आऊँगा ज़रूर, मैं देखूँगा वहाँ की जो वास्तविकता है ना उसको ज़रूर देखूँगा मैं आप। और मुझे तो खुशी है इस बात की कि एक हरिजन परिवार, वो इतना एजुकेटेड है, उसमें बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, और वो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दर्द की बात यह है साहब कि अब इनका क्या इलाज किया जाए। और ये एक गांव की दशा नहीं है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो किसी ना किसी ऐसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि वहाँ विकास अभी भी नहीं पहुँच पाया। ये कंडीशन है। कहाँ तो हमारी सरकारें चली गईं, कहाँ लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारी चले गए, कहाँ ये सरकारों के 5 साल किए जाने वाले जो चुनावी एजेंडे हैं, वादे हैं, ये कहाँ चले जाते हैं। लोगों के रास्ते, मुख्य रास्ते बंद हैं, शमशान घाट पर लोगों ने कब्जा कर लिया, चारागाहों की ज़मीनें ख़त्म हो गईं। ये मुद्दे नहीं हैं, ये चीज़ें नज़र नहीं आती आपको। सरकारी बोरिंगों पर लोगों के कब्जे हो गए, हैंडपंपों पर लोगों के कब्जे हो गए, लोग ज्ञापन दे दे करके थक गए सर। ये कंडीशन है। और फिर बात करते हैं कि साहब हम विकास के नए आयाम छुएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुद्दे सिर्फ वही नहीं है कि साहब किसको बिजली मिली, किसको पानी मिला, किसको सड़क मिली। मुद्दे ये भी हैं कि आम आदमी सुरक्षित है या नहीं है, आम आदमी को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, आम आदमी को रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये भी तो मुद्दे हैं साहब, ये मुद्दे नज़र नहीं आते। किस तरह की ज़िंदगी लोग गांवों में जी रहे हैं,
किन दहशत भरी ज़िंदगी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आता। साहब मेरी चारागाह भूमि पर अधिकार कर लिया, ज्ञापन दे दो, हो जाएगा काम। ये ऐसे दर्द हैं, ऐसे सवाल हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूं दोस्तों। एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारी चीज़ें देखता हूं सर मैं दिन भर में। एक तो समस्या ये है कि अब लोग मेरा चेहरा पहचानते हैं, इसलिए है ना मन की बात कहते और नहीं है, पर फिर भी मैं है ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ। आज मुझे एक चीज़ सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। बताइए आप, 2 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है ना, सबको पता है। हम भी लगातार अपील कर रहे हैं सरकार से कि साहब खोल दो, ताकि लोगों को जो ज़रूरत है उनको लाभ मिल पाए। आज मुझे बड़ी दिलचस्प चीज़ पता चली कि कौन कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहे। नाम जुड़ रहे हैं, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। और जिस टोकन नंबर पर ऑलरेडी कोई राशन कार्ड चल रहा है, उसी टोकन नंबर पर एडिट करके दूसरा राशन कार्ड चढ़ा दिया जाता है और आप खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ जाते हो। है ना जोरदार बात? क्या नहीं होता सर? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, इतनी गहरी हो चुकी हैं सर। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है मैं बता रहा हूं आपको। गंदी राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, समाज, इनकी जो गंदी राजनीति है ना, उनकी वजह से हम ऐसे लोगों को चुन करके भेज देते हैं सर, जो खुद क्रिमिनल हैं, जिनको खुद को कोई नॉलेज नहीं है, उनको हम चुन करके भेज देते हैं। फिर आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? ये सच्चाई है और इसी तरह की सच्चाई आपको बताता रहूँगा। मानो ना मानो ये आप पर डिपेंड करता है, मगर एक बात हमेशा याद रखना सर, मीडिया को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आजकल मीडिया की आवाज़ को भी कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं, हमारे गंगापुर सिटी में पत्रकार लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ के प्रशासन ने अब तक जितना सहयोग किया है बिल्कुल कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए सरकारी कर्मचारी क्या करे सर, उसे तो नौकरी करनी, वो अपने दर्द को भी पी करके रह जाता है, चाहे वो कितनी ही मुश्किल झेल ले, कितनी समस्या झेल ले, वो अपने दर्द को भी पी करके रह जाता है। जबकि सरकारी कर्मचारी तक को ये पता है कि हाँ कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, हमारे ऊपर दबाव है, हमको मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो क्या करे, ऊपर से ऑर्डर है सर, हमको तो करना पड़ेगा। ये कंडीशन। चलिए, तो ये एक दर्द था सर पीलवा नदी गांव का, और संतोष जी ने मुझे बताया था। संतोष जी, आपने जितनी बातें मुझे बताई है ना, वो वाकई में द्रवित करने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा आप लड़ते रहें, जूझते रहें, और एक युवा होने के नाते निराश ना हो। आज नहीं तो कल ये फिज़ा बदलेगी ज़रूर, ये समय बदलेगा ज़रूर। जातिवाद, समाजवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा, और इस बारे में हर व्यक्ति को, हर आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है। बाकी भ्रष्टाचार जो है ना, वो इस देश की जड़ों में इतने गहराई से जम गया साहब कि मत पूछो आप। शुरुआत कहीं ना कहीं हमसे ही होती है ना। मुझे अपना काम करवाना है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 1000-500 रुपये खर्च हो जाते हैं तो दे दूंगा साहब, मेरा काम होना चाहिए, ये कंडीशन है। चलिए, और अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि थाने में पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, तो इस वजह से। लेकिन उम्मीद ये करता हूँ आपको लाइव पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर किसी को कोई ठेस पहुँची हो मेरी बात से तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर, और बहुत सटीकता के साथ मैं बोलता हूँ सर। हाँ, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस इतना ज़रूर जानता हूँ ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है। अगर इसके बारे में हम सब मिल कर के सोचेंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे, वरना जैसा चल रहा है वैसा तो 75 साल से चलता आ रहा है। चलने तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है किसी के। अगर यही सोच करके बैठे रहे तो कुछ नहीं बदलने वाला। हंगामा करते रहो, लेकिन अगर हंगामा ही मकसद है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वही बात है ना, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।